Good evening, all of you. Good evening, sir. Now we are starting with a new chapter today, chapter number 3. ठीक है, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, metals and non-metals. ठीक है, the same chapter we also studied in 8th standard. थोड़ा याद करने की जरूरत है, थोड़ा याद करोगे तो याद आएगा कि 8th स्टैंडर्ड में हमने सेम चैप्टर पढ़ा था. ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में हमने सेम चैप्टर पढ़ा था. ओके, 8th स्टैंडर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा था. अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक ही ये है, सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, वैसे तो मेटल है लेकिन हम दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. ठीक है, उसको डिफरेंस बिटवीन की तरह पढ़ते हैं. तो क्या मेटल की प्रॉपर्टी, सर थोड़ा स्क्रीन ब्लर है. नो सर. तो सर क्लियर ही है. मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स की अपने आप को बना ही लोगे, अपने आप ही बन जाएगी. ठीक है, थोड़ा क्या वो ब्लू और रेड पेन का यूज किया है ना, तो थोड़ा सा तुमको ब्लर लगेगा. अभी हम पूरा ब्लैक में लिखेंगे. ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. डिफरेंस बिटवीन की तरह पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे मैं मेटल की पढ़ाऊंगा तो तुमको नॉन मेटल की अपने आप ही आ जाएगी. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, तो हम वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज ही है. तो उस एक्टिविटी के बेस पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी बनाते हैं. तो सब लोग टेक्स्ट बुक में 3.1 देखो, एक्टिविटी नंबर 3.1 क्या बोला है. टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच ऑफ द सैंपल. ठीक है, तो 3-4 मेटल्स लेने को बोले, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और बोला है कि उनका अपीयरेंस देखो. फिर क्या बोला है, क्लीन द सरफेस बाय रबिंग देम विद पेपर एंड नोट द अपीयरेंस. नोट द अपीयरेंस तो मतलब क्या बोला है कि मेटल्स को और मेटल को थोड़ा ऐसे घिसो, साफ करो. साफ करने के बाद वो कैसा अपीयर दिखे, कैसा अपीयर होगी, वो हमको बताना है. तो तुमने भी मेटल्स को देखे ही होगी. मेटल को देखने के बाद, साफ ऑफ करने के बाद मेटल क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, एकदम डल, शाइनिंग करते हैं. यस, तो मेटल शाइन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि मेटल्स आर लस्ट्रस. ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब मींस they have shining surface. They have shining surface. ठीक है, they have shining surface. ठीक है, they have shining surface. तो ये हो गया मेटल. मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब होता है कि भाई बहुत चमकते हैं. लेकिन जब आप नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हो, जैसे कि नॉन मेटल में आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन लेते हो, सल्फर लेते हो. नॉर्मली ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं. ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन सल्फर, कार्बन ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो उसके सरफेस को जब आप साफ करते हो तो क्या लगता है, वो मेटल की तरह चमकते? नो सर. नो. इसका मतलब मेटल्स आर लस्टरस बट non metals are non lustrous. They are non lustrous means They have no shining surface. they do not have shining surface. They do not have shining surface. तो ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 3.1. चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं. 3.2 टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. ये सब मेटल्स ही है. ट्राई टू कट दिस मेटल विद अ शार्प नाइफ. ठीक है, 4 मेटल्स लेने को बोले, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम
एंड मैग्नीशियम, और बोला चक्कू से काट के बताओ, क्या लगता है मेटल्स कटेंगे? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. कि कोई ताले की चाबी गुम हो जाती है तो फिर अपने को बकायदा वो ताला चाबी वाले को बुलाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम चाकू से काटने बैठेंगे तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि मेटल्स आर हार्ड so they cannot be cut with knife, ठीक है, so they cannot be cut with knife। जबकि नॉन मेटल्स इजी होते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन जैसे कि पेंसिल की अड़ी जो किससे बनी है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से होती है ना हमारी पेंसिल की अड़ी, Yes, sir. और वो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। तो पेंसिल की अड़ी कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, ओके, जैसे ये प्लास्टिक है, ये भी नॉन मेटल है, इजीली प्रेशर देने पे टूट जाएगा, ओके। तो दैट इज सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि नॉन Non-metals are soft. metals are soft so they can easily be cut with knives, they can easily be cut with knife। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 3.2। अब पीछे आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे, एक्टिविटी नंबर 3.3। अब क्या बोला है, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर, प्लेस एनी मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन, मतलब कि चार में से कोई भी मेटल लेने को बोला है और एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर मेटल को रखने को बोला है, और क्या बोला है कि हथौड़ी लो, हथौड़ी से उसको 3-4 बार मारो, क्या लगेगा, मेटल जो है वो टूट जाएगा या ऐसे वो पिचक जाएगा। अगर हम मेटल को मारेंगे डक्टाइल हो जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। सर वो उसका एकदम शेप चेंज हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कभी कोशिश करना, आपके पास कोई लोहे की चीज हो, उसको थोड़ी से मारते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो वो एकदम कागज जैसा पतला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल इज एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन आप लोग उसको रोटी लपेटने में यूज करते हो, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। Yes, sir. खाली एल्यूमिनियम का एग्जांपल लो, बाकी तो मैं क्या बोलूं कि एल्यूमिनियम मेटल ही है, लेकिन उसको हथौड़ी मार के इतना पतला बना दिया है कि वो पेपर जितना पतला हो जाता है, पेपर से भी पतला हो जाता है, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर, मैग्नीशियम, सबके अंदर सारे मेटल्स, खाली एल्यूमिनियम की बात नहीं हो रही है, सारे मेटल्स जो है आप उसको हैमर करके उसको आप पतला कागज जैसा बना सकते हो। अब आप क्वेश्चन पूछोगे मुझे कि सर हम लोग तो फिर क्यों एल्यूमिनियम फॉइल पेपर नहीं लेते, हम आयरन का फॉइल पेपर क्यों नहीं ले सकते, मैग्नीशियम का क्यों नहीं ले सकते? तो भाई आयरन का इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि आयरन जो है वो कोरोजन वाला है, मतलब उसके ऊपर अगर पानी लग गया, मतलब आपने सब्जी पैक करी है अंदर या दाल पैक करी है, तो दाल का पानी अगर वो उसके ऊपर लग जाएगा तो पेपर पे तो काट आएगा ही आएगा, आपकी खाने में भी काट आ जाएगा और वो हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस होगा। अब तुम पूछोगे कि कैल्शियम का यूज क्यों नहीं करते या मैग्नीशियम का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई वो महंगा पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल आपको पता है, which metal is abundantly found in the earth, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, यस, नंबर 1 एल्यूमिनियम है और नंबर 2 आयरन है। मतलब जो चीज आपको पता है, जो चीज ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम ही होती है, तो एल्यूमिनियम सस्ता Yes, है, sir. ठीक है, एल्यूमिनियम सस्ता है और इसीलिए सारे मेटल से सबसे कॉस्ट फ्रेंडली जो है, इको फ्रेंडली जो है, वो हमारे लिए एल्यूमिनियम है। इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है शीट्स मेल्ट हो सकते हैं। नहीं, मेल्ट नहीं हो सकते, मेल्ट तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, ठीक है, लोहे को पिघलाओ पता चल जाएगा कितने आटे आ जाएगी। मेटल्स आर मेलिएबल का मतलब कि शीट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैमरिंग, ठीक है, हैमरिंग मतलब कि Yes, sir.
आप उसके शीट बना सकते हो, कागज जैसा पतला एकदम पिचका सकते हो। जबकि आप सोचो कि अगर आप पेंसिल की अड़ी को जो जो कार्बन से बनी हुई है उसको आप हैमर करोगे तो क्या पतला होगा? क्या होगा उसके नो सर, पाउडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मैल्युएबल नॉन मेलिएबल। और नॉन मेलिएबल का मतलब क्या होता है? नॉन मेलिएबल मतलब होता है शीट्स शीट्स नॉट cannot be prepared by prepared hammering. by Hammering. cannot be prepared by hammering, cannot be prepared by hammering। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 3.3। अब एक्टिविटी नंबर 3.4 बोला है, लिस्ट द मेटल whose wire you have seen in daily life। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि मेटल को आप जैसे हैमर कर करके कागज जैसा पतला बना सकते हो, वैसे ही मेटल्स को हम खींच के पतला सा वायर बना सकते हो। और बनाते ही है, हमारे घर में कौन सा वायर यूज होता है? कॉपर का, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम का या सिल्वर का। तो ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने की कीमत होती है आज की तारीख में 5,500 रुपए। ठीक है, लेकिन आप कीमत पे मत जाओ, ग्राम पे जाओ, वजन जाओ। खाली 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। 2 किलोमीटर लंबा वायर का मतलब होता है राजन सिनेमा या प्लेटिनम प्लाजा से लेके खोड़ियार मंदिर तक का वायर आप बना सकते हो। ठीक है, तो सोचो 1 ग्राम अगर गोल्ड होता है, उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। 1 ग्राम तो कितना कम होता है, कितना कम। आपको अगर मेजर करोगे तो वो आएगा नहीं। ठीक है, तो उस उतने से ही आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। और ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होती है, जिसको कहा जाता है कि मेटल्स आर डक्टाइल। क्या बोला जाता है? डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि वायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, वायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड और स्ट्रेचिंग लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि आप पेंसिल की अड़ी को लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, which means wires cannot be prepared from there, cannot be prepared from there। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 एक्टिविटी। चौथे नंबर की एक्टिविटी भी हो गई। अब 5वें नंबर की एक्टिविटी है। ठीक है, चौथे नंबर की एक्टिविटी में आप लिख सकते हो कि एग्जांपल 2 किलोमीटर वायर कैन बी prepared from 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, 1 ग्राम सोने में से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। अब 5वीं एक्टिविटी पे आते हैं। क्या बोला है? टेक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, कुछ नहीं करने को बोला है। ये मान लो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर है और उसको हीट करने को बोला है। क्या लगता है इजीली हीट हो जाएगी कि बहुत, मतलब ये जलेगा, इजीली जलेगा? नो नो सर टाइम लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है जलेगा जरूर। अगर आप कोई गरम गरम चीज हो, जैसे आप कई बार गरम गरम कुकर को हाथ लगा देते हो तो आपका हाथ जल जाता है, गरम गरम कढ़ाई को हाथ लगा दो तो आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट। ठीक है, तो 5th नंबर का पॉइंट क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब बेड कंडक्टर। आप नहीं, वुड नहीं है, लेकिन रबड़ और प्लास्टिक जल्दी। बेड है। तो नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर बेड सर इंसुलेटर भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं इंसुलेटर, लेकिन यहाँ पे वुड और बेड की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा, या तो ऐसा लिखो मेटल्स आर कंडक्टर्स,
of heat and non-metals are insulator of heat. 6th point है 6th एक्टिविटी को लेके कि मान लो किसी को शॉर्ट लग रहा है, ठीक है, मान लो किसी को शॉर्ट लग रहा है, आप उसके शॉर्ट को छुड़ाने के लिए क्या करोगे? लोहे का डंडा वुड मारोगे, यूज करेंगे। लकड़े का वुड लकड़े का डंडा मारोगे। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। तभी तो हमारे जो वायर है वो कॉपर के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए छठा पॉइंट, छठी एक्टिविटी क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, एक्टिविटी भी साथ ही है और पॉइंट क्या आती है? कलेक्ट सैंपल ऑफ, नहीं ये तो नॉन मेटल आ गया सर, ये तो नॉन मेटल है। हाँ, नॉन मेटल आ गया, लेकिन एक पॉइंट में ऐड करना कर देता हूं कि मेटल्स में आवाज आता है। जब आप मेटल को, जैसे भूख लगती है तो अपने क्या करते हैं? सोनोरस होते हैं। हाँ, मतलब मेटल में आवाज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यस, अभी मेरे हाथ में प्लेट पड़ी और चम्मच पड़ी है, तो क्या करूंगा? ठीक है, तो जब मेटल स्ट्राइक करते हैं तो आवाज निकालते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने ये देखो प्लास्टिक है, उससे इतना आवाज नहीं आएगा, उससे इतना आवाज नहीं आएगा, रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, जबकि मेटल में नो सर, नहीं आएगा। ठीक है, तो श्रिल आवाज है। हाँ, ये है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। सोनोरस का स्पेलिंग ROUS है। Metals are sonorous, which means produces रिंगिंग साउंड। ringing sound on striking. Produces ringing sound on striking. ठीक है, जबकि non metals are on sonorous. ठीक है, नॉन सोनोरस मतलब do not produces ringing sound on striking। वो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आपको इशारा आती है। नॉन मेटल्स इसका रिकॉर्डेड वीडियो डालोगे? क्या हुआ? इसका रिकॉर्डेड वीडियो होगा ऐप में? हाँ, कल आ जाएगा, कल आएगा। सर इलेक्ट्रिसिटी का कब है बैकअप? अरे हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज मेरा 7 बजे चैप्टर नंबर 10 का बैकअप है, चैप्टर नंबर 10 का। तो चैप्टर नंबर 10 में किसी को भी अगर प्रॉब्लम है या किसी को स्टार्टिंग से सीखना है चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो चल जाओ, अभी बाहर जाओ, चलो चलो चलो, एक मिनट। ओके सर। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 10 का बैकअप है 7 बजे। आज अभी से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसको अटेंड करने की इच्छा है वो लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको 7 बजे एग्जैक्टली लिंक भेज दूंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 12 इसके बाद होगा, मैं पहले 10 पूरा करवा रहा हूँ वापिस से, उसके बाद 12 होगा। तो जिसका 12 बाकी है थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। हाँ, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का बैकअप लेक्चर कब हो? बहुत राह देखनी पड़ेगी, लेकिन चैप्टर नंबर आज 10 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2-3 हफ्ते में वो खत्म करके फिर हम 12 पे आएंगे वापस, ठीक है। सर बायोलॉजी के मार्क्स कब आएंगे? हाँ सर। हाँ सर।
अरे यार बायोलॉजी का पेपर थोड़ा बहुत टाइम हो गया ना उसका, बायोलॉजी का तो सर सर बहुत ही बहुत सर टाइम हाँ बहुत ज्यादा ही बहुत टाइम हो टाइम गया हो सर। गया है, कुछ ज्यादा ही टाइम। अब उसको भूल जाओ, अब वापिस से टेस्ट लेके तब वापिस उसकी टेस्ट रख देंगे। अरे सर सर अरे सर सर चलेगा सर, सर मत पहली रखना बार सर। अच्छा टेस्ट गया था सर। हाँ बेटा, हाँ सारे पेपर दिए ही है, अभी एक आधा पेपर ना मिले तो चलेगा, चला लेना। रिपीट। हाँ हाँ सर कोई बात नहीं। सर घर वाले पूछते हैं फिर कि इसका सारे तो दिए, सारे तो दिए पेपर, अभी ये भी तुम्हारा चेक होके आ जाएगा। ये सर ये सर बैकअप लेक्चर सिर्फ मंडे को ही होगा ना? हाँ, तो चैप्टर नंबर 10 वाला भी हो जाएगा चेक, सारे पेपर चेक हो रहे हैं। खाली वो एक पेपर बहुत टाइम हो गया ना, वो कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमने क्या किया था, मेल किया था कि व्हाट्सएप किया था, कुछ याद है तुमको? मेल किया सर था। मेल मेल किए किया थे किया था। सर मेल तो किया था। डायग्राम्स थे सर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा, वो वाला। नहीं सर Yes, वो sir. तो सर वो तो हाँ, सर, उसके भी वही, पहले वही। का बाकी है, वो तो उसके पहले का भी बाकी है। सर वो लेकिन ये हार्ट जो वाले हार्ट डायग्राम्स, हार्ट के और उनके। तो वही ना। सुनो मेरी बात, मेरे को हाँ तुम क्या सर। करो, मेरे को तुम उसकी डेट और वो कितने मार्क का था थोड़ी डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप करो। मैं मेल में अगर पढ़ा होगा तो 100% चेक करवा देता हूँ, थोड़ा एक ईमेल में ओके सर। और वो डिटेल्स मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? हाँ सर। चलो अभी हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब आप लोग को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। एक एक पॉइंट रीड कर लो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, वर्ड समझ में नहीं आया, सेंटेंस समझ में नहीं आया। ओके नाउ अब सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर। नो सर क्लियर आ रही है। सर क्लियर है, सर क्लीन है। सर क्लियर नहीं है, सर की स्क्रीन क्लियर। हाँ वो भी क्लियर ही है, वो तो नेट की कनेक्टिविटी है, कभी कम ज्यादा होती है। वैसे तो ब्रॉडबैंड में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, पर कभी कभी हो जाता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो पढ़ी, अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल मतलब कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अनोखे होते हैं। अनोखे मतलब मेटल होने के बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टीज मेटल से नहीं मिलती है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी नहीं मिलती है नॉन मेटल से। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि ऑल मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होते हैं। ठीक है, आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि मेटल्स लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं सिवाय एक मेटल को छोड़ के, नाम तो तुमको पता ही है, मर्क्यूरी। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट mercury, except mercury at room temperature. room temperature normally 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब अभी आप जिस रूम में बैठे हो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, और ये टेम्परेचर पे मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। टोटल अप्रोक्सीमेटली 90 मेटल्स है पूरे अर्थ पे, जिसमें से सिर्फ एक मर्क्यूरी नॉन मेटल मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड मेटल्स लाइक गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं,
लेकिन गैलियम और सीजियम जैसे मेटल्स जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि नॉर्मली मेटल्स को का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2348 केल्विन, मतलब कि 2400 केल्विन के आसपास, ठीक है। जहां पानी 273 केल्विन पे मेल्ट होता है, आइस मतलब, वहां पे एल्यूमिनियम 2348 केल्विन पे मेल्ट होता है। और सेल्सियस में कितना? लोखंड की बात करें तो लोखंड जो है वो लगभग 1800 केल्विन पे मेल्ट होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम भी 1200-1300 केल्विन पे मेल्ट होते हैं। मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इनका लाइक गैलियम और सीजियम का आपको सेल्सियस में 100 डिग्री के नीचे 70-80 डिग्री पे मेल्ट हो जाते हैं, और अगर केल्विन में देखें तो 320 केल्विन पे मेल्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे गैलियम और सीजियम एक्सेप्शनल केस है। हर बार ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सिवाय गैलियम और सीजियम को लेके, ऑल मेटल्स आर सॉलिड सिवाय मर्क्यूरी को लेके एट रूम टेम्परेचर। तो ये हुआ पहला स्पेशल केस। अब दूसरा स्पेशल केस बोलते हैं। हमने लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकते, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा आयोडीन को लेके। आयोडीन इज नॉन मेटल but has lustrous surface, ठीक है। उसका lustrous surface होता है, ठीक है। lustrous मतलब चमकने वाला सरफेस होता है। तीसरा जो है कार्बन एक अनोखा नॉन मेटल है। कार्बन एक अनोखा नॉन मेटल इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कार्बन से आप ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाते हो जो कुछ चीजें मेटल की तरह एक्ट करती है और कुछ चीजें नॉन मेटल की तरह एक्ट करती है। जैसे कि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मैं डिटेल में बताता हूँ। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि कार्बन से बनने वाली एक नहीं 4-5 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं, लेकिन चारों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे कि एक हार्ड है तो एक सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर है तो एक बैड कंडक्टर है, एक शाइनी है तो दूसरा नॉन शाइनी है, ठीक है। तो मतलब सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। जैसे सबको जलाओ तो सब कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। डायमंड को जलाओ तो भी CO2 बनेगा, ग्रेफाइट को जलाओ तो भी CO2 बनेगा, मक्की बॉल को जलाओ तो भी CO2 बनेगा। मतलब ये कि कार्बन एक अनोखा, मतलब वो चीज ही अलग है, अनोखी चीज है। इसलिए हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ने वाले कार्बन एंड दिस कंपाउंड का। कार्बन जैसा कोई नहीं, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो कार्बन एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, और एलोट्रॉपी से अलग अलग कंपाउंड अलग अलग सब्सटेंस बनाता है। तो तीसरा पॉइंट नॉन मेटल को लेके है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन इज नॉन मेटल and carbon is non-metal and shows special property of allotropy, ठीक है, and show special property of allotropy। वैसे कार्बन के साथ साथ एक और भी नॉन मेटल है जिसका नाम है सल्फर, वो भी एलोट्रॉपी शो करता है। एलोट्रॉपी शो करने का मतलब ये कि उसके भी जो टाइप्स है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो इधर एलोट्रॉपी का वर्ड है वहां पे आप लोग अंडरलाइन करके लिख लो। एलोट्रॉपी का मतलब हैविंग सेम केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उससे आपको एलोट्रॉपी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन इज नॉन मेटल एंड शो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सर एक बार एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिख दो ना। एग्जांपल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर कौन से है? एक तो डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, फिर ग्रेफाइट है, फिर कोल है, पेट्रोलियम भी है, फिर डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, और हो गया बक्की बॉन्ड।
बक्कीबॉल को फुलरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, एलोट्रोपी का मतलब मैं लिख नहीं पाऊंगा, बोल रहा हूं, एक बार कहीं पे याद रख लो। सेम केमिकल सब्सटेंस हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे ये चारों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, चारों को जलाओ, चारों कार्बन से बने हुए, चारों को जलाओ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कोल को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन चारों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। आपको पता है दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? ऐसा मैंने बोला जेके लक्ष्मी सीमेंट, डायमंड। डायमंड, ठीक है, दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, ठीक है, डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ओके। लेकिन ग्रेफाइट तो आप जानते हो पेंसिल की अड़ी, ठीक है, वो कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है, दोनों चीज कार्बन से बनी हुई है, लेकिन एक हार्डेस्ट है और एक सॉफ्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल हम पहले डायमंड को लेके चलते हैं कि डायमंड is made up of carbon, it is hard and has high melting point and boiling point, ठीक है। डायमंड जो किससे बना हुआ है, कार्बन से, it is hard, ठीक है, and has high melting point and boiling point, ठीक है। Similarly graphite is also made up of carbon, but it is good conductor of electricity। बोलो, normally non metals bad conductor होते हैं, लेकिन graphite is good conductor of electricity, ठीक है, good conductor of electricity, ठीक है। अब डायमंड देखो कार्बन से बना हुआ है, फिर भी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेटल्स की तरह। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है, कितना सॉफ्ट होता है, डायमंड जैसा तो होता है नहीं, डायमंड से ऑपोजिट होता है, No. लेकिन इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? बस रीजन है अरेंजमेंट, कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, वो है उसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो रीजन है उसका, ठीक है। और वो उसका जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तो वो हम हायर लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना समझ लेंगे कि डायमंड, कार्बन, ग्रेफाइट, फुलरिन सब कार्बन से बनी हुई चीजें, लेकिन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, Different है। हाँ। फिर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, और नॉर्मली हमने क्या बोला कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, आप उसको चाकू से नहीं काट सकते, आज इसे काटोगे तो बहुत टाइम में कटेगा, लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स लाइक लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट, so it can be easily cut with help of knives। आप उसको इजीली काट सकते हो। ये चार प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि which metal is can be easily cut with a knife, एक मार्क में आ सकता है which metal can be easily cut with a knife, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ठीक है। सिमिलरली which non-metal is a good conductor of electricity, so it is a graphite। which non-metal is shiny, so it is iodine, ठीक है। और पहला क्या था, हाँ, which metal is in a liquid state, so which metal is in a liquid state, so it is mercury, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और कई बार स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल खत्म होता है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी खत्म होता है। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल, हाँ वापस ज्वाइन होना है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ना भी है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तब तक आप लोग को डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। कितना टाइम बाकी है? 1 minute, less than 1 minute। हाँ तो बस ज्वाइन करते हैं, मीटिंग एंड करता हूँ, फिर ऑफिस से ज्वाइन करते हैं।
ओके सर। Okay, so we are starting with the chemical properties of metals, and first property is metals with oxygen. So what happens when metal reacts with oxygen? क्या होता है? Metals plus oxygen gives क्या gives? Metal oxide. Metal plus oxygen gives metal oxide. जैसे कि सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। आयरन है तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम है तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद कॉपर। पहला एग्जांपल लेते हैं कॉपर। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, पहला मेटल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, बराबर। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉपर होता है +2 होता है, याद करो। कॉपर का चार्ज क्या होता है? यस सर, +2। +2 ऑक्साइड का चार्ज होता है -2। -2 +2 उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? CuO2। CO। ओ, 2 नहीं बचेगा। हाँ सर, यस सर, यस। आइटम को इग्नोर करना होता है। Cu +2 O हाँ। -2 क्या बनेगा? CuO। CuO मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम Al + O2। O2 बताओ एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है? +3 3 4 प्लस होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 -2 Al2O3 O3 क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। चलो एक बात मैं तुमको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। कितना याद है देखते हैं, जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। ये सब मेटल ऑक्साइड्स है, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड्स आर नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इधर कि नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, but some metal oxides like Al2O3, ठीक है, aluminium oxide are both acidic and basic in nature, ठीक है। नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक होते ही है, तुमने बताया। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, they exist, they behave as a metal, they behave as a acidic oxide also and basic oxide also. Such oxides are called, ऐसे ऑक्साइड्स होता है, क्या बोला जाता है? are called amphoteric oxides, called amphoteric oxide। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, दे आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, और ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और क्रोमियम ऑक्साइड भी, लेकिन क्रोमियम का एग्जांपल नहीं लिया, इससे मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर ऑलरेडी बता देता हूँ कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3,
ये एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं और ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब होता क्या है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड है, उसको हम क्या करते हैं, एक बार एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड्स, याद करना तुम थोड़े भूल गए होगे, केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके लिए थोड़ी हम जल्दी भूल जाते हैं। जब भी मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मेटल कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, नहीं कार्बन ना डाइऑक्साइड, ना ना metal ना oxide react with acid produces salt and water. Similarly, some metal oxide, not all metal oxide, but some metal oxide, when reacts with base, they produces complex salt and water. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है उसको एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट, सोडियम। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बिहेव करता है। तो मैं पहले ऊपर लिख देता हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड तो समझते ही होंगे, ठीक है, यस सर। will give you acidic salt and water, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर आपको कौन सा सॉल्ट बना के देगा, बेसिक सॉल्ट। Salt plus water. चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हम ले लेते हैं Al2O3 और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। डबल डिस्प्लेसमेंट करो तो एल्यूमिनियम +3 होता है, Cl -1 होता है, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 और हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2, तो इसमें -2 10 3H2O। H2O बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम Aluminium chloride. कैसा है, एसिडिक है, सॉल्ट। एसिडिक है, ठीक है, वैसे सॉल्ट है ओके सर, ओके। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 और उसको हम रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaO। अब इसमें बेस होता है ना जब भी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट या मोनो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें आपको GM करना पड़ता है, घोपना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको घोपना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो NaO2 है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, ठीक है। और सोडियम एल्यूमिनेट का नेचर कैसा है, बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट बेसिक सॉल्ट है। और ऊपर जो हमने पढ़ा एल्यूमिनियम क्लोराइड वो है एसिडिक सॉल्ट, नेट ठीक है। फ्री सॉल्ट। नाउ नॉर्मली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने 2 ऑक्साइड्स हैं, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, वैसे ही जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। ये ऑक्साइड्स कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। मतलब जैसे आपके सामने लोहे का काट है, ठीक है, आपके पास से मान लो एक लोहा का टुकड़ा है, उस पे काट लगा हुआ है, मतलब वो आयरन ऑक्साइड है, उसको आप पानी में डालोगे तो वो ऐसे पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, तो कोई मेटल डिसॉल्व नहीं करता। लेकिन 2 नमूने हैं कि वो डिसॉल्व कर देते हैं और पूरा सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मेटल मतलब हार्ड होते हैं भाई, इज्जत होती है उनकी, वो थोड़ी पानी में जाके एकदम फैल जाएगी। लेकिन 2 होते हैं जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है, और वो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो 2 मेटल ऑक्साइड है वो सॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि उसका रिएक्शन हम समझते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water except कौन से 2 ऑक्साइड्स है, एक्सेप्ट है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड,
ठीक है, तो चलो पानी में डालते हैं और देखना क्या बनेगा। N2O को पानी में डालते हैं, Na2O को पानी में डालते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड है तो सॉलिड है, ठीक है, इजन होगी, मेटल ऑक्साइड है सॉलिड, वाटर तो लिक्विड ही होता है। लिक्विड। लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं तो NaOH एक्वियस बना देते हैं। एक्वियस का मतलब क्या हो जाता है, पूरा घुल मिल गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। सिमिलरली P2O प्लस H2O, ये भी सॉलिड है और ये लिक्विड है, लेकिन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, KOH एक्वियस हो जाएगा, ठीक है। तो नाम तो मैं नहीं लिख रहा, तुमको नाम पता ही है। Na2O को यस सर। बोलते हैं, ठीक है, K2O को पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये घुल मिल जाते हैं एंड दे आर easily soluble in water. Sodium oxide when dissolved in water produces sodium hydroxide. Potassium oxide when dissolved in water gives potassium hydroxide. ठीक है, तो ये हो गया। अब खाली बैलेंसिंग की बात आती है, तो मैं फटाफट बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। कॉपर इधर देखो 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इधर 2 लगा दूंगा, तो कॉपर 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 लगा, 2Cu. ठीक है। अब एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगा देते हैं। 4. ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो 1.5 लगा देते हैं, लेकिन 1.5 2 जा 3, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन 1.5 अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो 2 2 जा 4, 1.5 का डबल करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2। अब चेक कर लो, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 ही है, इधर हम 2 लगा देते हैं, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 ही है तो 6 लगा दिया। 6HCl. हाइड्रोजन 6 हो गया तो 2 है, तो 2 3 जा 6 कर दिया। ऑक्सीजन 3 है, तो इधर भी 3 है, तो बैलेंस 3 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगा दिया। N2 हो गया, तो N2 कर दिया। ऑक्सीजन 3 और 2 5 हो गया, तो 2 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। अब यस N2 है, तो N2 कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ओके सर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ये सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, सॉरी सारे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे सॉल्ट को, ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसको प्रूव करने के लिए हम एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज करते हैं, तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। प्रूव करने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बनेगा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और नॉर्मली हर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन सिवाय सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम चैप्टर लेक्चर खत्म करते हैं, तो डाउट है तो पूछ लो। और अभी 7 बजे लेक्चर में ऐड होगा नंबर 10 सीखना।